जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया 2016 में। ये रूल्स में क्या था उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। इट मैंडेट्स अ जनरेटर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट टू मिनिमाइज द जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, लिटरिंग एंड एंश्योर द सेग्रीगेट स्टोरेज ऑफ द वेस्ट। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं ये रूल में कि ये पहले जो जनरेटर होते हैं प्लास्टिक वेस्ट के, उनको मैंडेट करता है कि भाई आप अपना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कम करो और उसका प्रॉपर डिस्पोजल करो और उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करके स्टोर करो। फिर सेकंड ये कहता है कि जो लोकल्स बॉडी है, जैसे ग्राम पंचायत है, वेस्ट जनरेटर है, रिटेलर है और स्ट्रीट वेंडर है, उनको अपना प्लास्टिक वेस्ट मैनेज करना चाहिए प्रॉपरली। उसको डिस्पोजल से लेने से लेके डिस्पोजल लेकर प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। एज वेल एज दूसरा ये पॉइंट ये था कि जितने भी ये कैरी बैग जो होते हैं, जो वर्जिन या तो रिसाइकल प्लास्टिक बैग से बने हुए होते, उनकी थिकनेस इट शुड बी नॉट लेस देन 50 माइक्रोन। अभी तक टोटल 6 अमेंडमेंट आ चुके हैं प्लास्टिक वेस्ट में। उसके बारे में हम पढ़ते आगे। सबसे पहले अमेंडमेंट आया था 2018 में। ये इसमें थोड़ी माइनर चेंजेस आई थी, जहाँ पे ऑल्टरनेट यूज जो है उसका क्या, उसकी मीनिंग क्या है उसके बारे में बताया था। एज वेल एज जितने भी प्रोड्यूसर और ब्रांड ओनर है उन लोग को क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर 1। फिर आया सेकेंड अमेंडमेंट आया 2021 में। ये 2021 में जो अमेंडमेंट आया उसमें क्या बैन कर दिया, बैन ऑन द सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं ईयरबड्स विथ प्लास्टिक शीट्स, कप्स एंड प्लेट, जिसकी थिकनेस कितनी है 100 माइक्रोन से कम है, उसकी कंप्लीटली बैन करना है बाय एंड ऑफ अगस्त 2021। और एक और रूल आया था सितंबर 2021 में, अमेंडमेंट आया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में, कि जो भी कैरी बैग है जो रिसाइकल प्लास्टिक से बनी हुई है उसको क्या पहले हम अलाउड नहीं करते थे कि फूड स्टोरेज और उसके लिए, but they have allowed the use of the recycled plastic for storing, carrying, dispensing and packaging of the food which is ready to eat, but this plastic should comply food safety standard। फिर इसके बाद फिर ये अमेंडमेंट आया, मेजर जो अमेंडमेंट आया वो था फरवरी 2022 और जुलाई 2022 में। नाउ ये अमेंडमेंट आते क्यों है? द अमेंडमेंट इसलिए लाया था ये क्योंकि टू प्रमोट द ऑल्टरनेट, कि क्या प्लास्टिक के सिवाय और दूसरा मटेरियल को प्रमोट करने के लिए ये अमेंडमेंट आया था। नाउ इसमें क्या था, इसमें एक शब्द यूज किया हुआ है मेन ये अमेंडमेंट में, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग। ये ईपीआर क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें डिफाइन की है प्रोड्यूसर की, कि वो है ना एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट से उनका प्रोडक्ट अंटिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ वो मैनेज करे, कि स्टार्टिंग से लेके एंड ऑफ द लाइफ वो अपने प्रोडक्ट को साउंड वे में मैनेज करे, ईपीआर का मतलब। तो और एक इसमें क्लासिफिकेशन आया था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक। तो जनरली इनने 4 क्लासेस में डाल दिए प्लास्टिक को। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग, जैसे आप देख सकते हो तस्वीर में कि जो बॉटल्स है ये सब, तो वो रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग में आते हैं। सेकेंड आता है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग ऑफ सिंगल लेयर और मल्टी लेयर शीट। तो आप देख सकते हो तस्वीर है कि ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है। थर्ड आता है मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग। मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग मतलब क्या है, इसमें एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ प्लास्टिक होना चाहिए एंड एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ अ मटेरियल अदर देन प्लास्टिक होना चाहिए। जैसे आप टाटा टी है या तो ताजमहल चाहिए, उसमें आप देख सकते हो कि आपको पेपर का मिलता है, अंदर का प्लास्टिक का मिलता है। तो ये आती है थर्ड कैटेगरी में। फोर्थ कैटेगरी में आते हैं प्लास्टिक शीट और लाइक यूज फॉर पैकेजिंग एज वेल एज कैरी बैग मेक ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक। तो ये ऐसी शीट होती है जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक के लिए कैरी बैग बनाने के लिए काम आती है। तो ये आते हैं फोर्थ कैटेगरी में ना। और एक इसमें ये था कि जो अमेंडमेंट आया था जो 2022 में, ये था प्लास्टिक पैकेजिंग। नाउ क्या होता है कि रीयूज ऑफ रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल हैज़ बीन मैंडेट, कि जो कैटेगरी 1 में है, जैसे मैंने आपको पिछले बताया था कैटेगरी 1 में ये रिजिड प्लास्टिक है। तो क्या होता है
कि उसका रीयूज़ मैंडेट कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि उसका रीयूज़ होना चाहिए। फिर क्या होता है कि एनफोर्सिबल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट अंडर द ईपीआर। क्या मिनिमम लेवल ऑफ रिसाइकलिंग होना चाहिए जो प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट का। फिर आता है ईपीआर सर्टिफिकेट का। क्या बोलते हैं ये, जितने भी प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर है उनके पास ईपीआर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड क्या होता है कि जिसके पास ईपीआर सर्टिफिकेट होगा, समझ लीजिए कोई कंपनी है उसके पास ईपीआर सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं कि दूसरी कंपनी जिसके पास ईपीआर सर्टिफिकेट है तो उनकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, परचेज या सेल कर सकते हैं। बराबर है। तो ये राधे इसका ये गाइडलाइंस अलाउ फॉर सेल्स परचेस ऑफ सल्फरस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हो स्क्रीन पे। ये लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया था 2023 जून के मंथ में। तो यहाँ पे क्या किया है कि एनुअल रिटर्न्स की जो डेट है बराबर वो एक्सटेंड हुई है अक्टूबर 31 2023 में। बराबर है। तो ये एनुअल जो रिटर्न है वो क्या है 2022 और 23 का है। तो उसकी बेस पे आप जब एनुअल रिटर्न भरोगे इस साइट पे, उसकी बेस पे आपका क्या कैलकुलेट होगा 2023 और 24 का प्रोविजनल ईपीआर टारगेट आपका कैलकुलेट होगा। तो ये जो प्रोविजनल ईपीआर टारगेट कैसे कैलकुलेट होता है कि ईपीआर टारगेट ऑफ 2022-23 डिवाइडेड बाय 0.7। सबसे पहले हम जान लेते हैं पीआईबीओ का मतलब क्या है। तो पीआईबीओ मतलब क्या, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो जानते हैं। तो जो भी आइडेंटिफाई हुए हैं पीआईबीओ तो और वो अगर ऑपरेशन कर रहे हो इंडिया में और प्लास्टिक पैकेजिंग उनके ऑपरेशन का पार्ट है, तो भले ही उनकी टर्न अराउंड कम है या तो ज़्यादा है, फिर भी उनको क्या होता है, उनको कंप्लायंस ईपीआर की तहत करना पड़ेगा। जैसे उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रजिस्टर करना है पहले ईपीआर पोर्टल पे, उनका एक्शन प्लान सबमिट करना है, एज वेल एज फुलफिल द ऑब्लिगेशन जैसे रिसाइकलिंग है, यूज़ ऑफ रिसाइकल कंटेंट, रीयूज़, एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल, फिर सबमिट द एनुअल रिटर्न, फिर प्रोवाइड अ प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट मतलब प्लास्टिक क्रेडिट का। ये सब इनको कंप्लायंस करना पड़ेगा। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ईपीआर जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल में दिया है, तो उसके मुताबिक क्या है कि जो भी प्रोड्यूसर, इंपोर्टर या ब्रांड ओनर है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उनकी प्लास्टिक पैकेजिंग जो वेस्ट है वो प्रॉपरली रिसाइकल हो, रीयूज़ हो और उसका जो एंड ऑफ द लाइफ डिस्पोजल, जैसे हम लोग या तो यूज़ करें को प्रोसेसिंग में, वेस्ट टू एनर्जी में, या तो प्लास्टिक टू ऑयल में, रोड मेकिंग में, या तो इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग में वो यूज़ करें, तो इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक 2022 में जो पिछले हमने पढ़ा वो अमेंडमेंट है, उसमें भी शेड्यूल 2 में कहा गया है कि जो भी प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर हैं उनको रजिस्टर करना है क्या, ऑनलाइन सेंट्रलाइज पोर्टल में बाय जो डेवलप किया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। तो ये पोर्टल में टोटल क्या होता है 60 मॉड्यूल है। बराबर। तो सबसे पहले ये फर्स्ट मॉड्यूल में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है पीडब्ल्यूपीस एंड पीआईबीओस को। पीआईबीओस को आपको तो बताए क्या होता है, पीआईबीओ प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर, और पीडब्ल्यूपीस मतलब क्या है, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर। बराबर है। सेकंड क्या आता है ये मॉड्यूल में, इशू द सर्टिफिकेट बाय पीआईपीस एंड एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट। थर्ड, अलाउ द रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन पीआईबीओस एंड पीडब्ल्यूपीस, अलाउ द लेव ऑफ द एनवायरमेंटल कंपेंसेशन एंड प्रोवाइड द सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट एंड फैसिलिटेट द फिलिंग ऑफ द एनुअल रिपोर्ट फॉर द स्टेक होल्डर। तो ये 7 मॉड्यूल से ऑनलाइन ये सीपीसीबी द्वारा डेवलप की प्लास्टिक वेस्ट साइट की। पर अभी करंटली सिर्फ 3 ही मॉड्यूल है ईपीआर पोर्टल में, रजिस्ट्रेशन ऑफ पीआईबीओस, रजिस्ट्रेशन ऑफ पीडब्ल्यूपीस, जनरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ ईपीआर और ईपीआर सर्टिफिकेट। यही 3 अभी एक्टिव है। रिमेनिंग मॉड्यूल जो है वो इंटीग्रेट होगा शॉर्टली। ये साइट है जो सीपीसीबी द्वारा डेवलप की गई है फॉर प्लास्टिक वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर आपको अपना डेटा फिलअप करके आपको आपका एनुअल रिटर्न और आपका जो टारगेटेड ईपीआर का वो पता चलेगा। तो उसके लिए इधर क्या हम लोग ने गाइडलाइंस मैनुअल दी है, तो उस पर क्लिक करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है।